नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर गिरिजा शंकर गौतम, सहायक प्राध्यापक हिंदी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। हमारा उद्देश्य होगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो प्रगतिवादी काव्य धारा है उसकी बृहत त्रयी में शामिल अ, त्रिलोचन शास्त्री के व्यक्तित्व, उनके जन्म, उनके शिक्षा दीक्षा, उनके संघर्ष, उनकी कृतियों और उनके काव्य के वैशिष्ट्य को हम जान समझ सकें, इस पर हम अभी बातचीत करेंगे। ये त्रिलोचन शास्त्री जी जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे, ये हिंदी साहित्य में आधुनिक काव्य का जो प्रश्न पत्र है उसमें प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत ये सम्मिलित हैं। चर्चा शुरू करें तो हम सभी जानते हैं कि जो कवि हैं वो भी समाज के अभिन्न हिस्से हैं और समाज में उनका रहना होता है। समाज से वो जीवन अनुभव लेता है, रस लेता है और उससे आ, उस रस से रससिक्त होकर के समाज में जो उसे दिखता है उसकी व्याप्त विसंगतियों को अपने तरीके से, अपने अनुभवों के आधार पर वो काव्य में अंकित करता है। आधुनिक काव्य में और आधुनिक समय में जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि कई चिंतन धाराओं ने इस काल को प्रभावित किया है। मुख्य रूप से बात करें तो अगर हम 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात करें तो मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और गांधीवाद चारों ने हिंदी साहित्य को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो समाज की इन विचारधाराओं के परिप्रेक्ष्य में भी कवि भारतीय समाज को देखते हैं और जब भारतीय समाज को देखते हैं तो इन तमाम चीज़ों को पढ़ करके, देख करके, अनुभव करके वो पाते हैं कि ये विचारधाराएं मनुष्य को प्रभावित कर रही हैं और समाज को प्रभावित कर रही हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख विचारधारा है जो छायावाद के बाद 1936 से प्रारंभ मानी जाती है और वो प्रगतिवादी काव्य धारा है। इस काव्य धारा में इस काव्य धारा को जिनको हम शामिल करते हैं सामान्य तौर पर, उनमें जो कवि शामिल हैं उनमें केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, अमृत राय और देखें तो शिवमंगल सिंह सुमन हैं, मुक्तिबोध हैं, रांगे राघव हैं, इत्यादि कवियों ने जो मार्क्सवाद है उसे सैद्धांतिकी को पढ़ करके उसको विचार के स्तर पर, जीवन के स्तर पर प्रतिपादित करने का बड़ा काम किया है। तो ये भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये उस समय बहुत उपयुक्त भी था कि जो जनमानस है वो लंबे समय से शोषण का शिकार है। उस शिकार जनमानस को ये एक ओज भरा स्वर देने का काम करते हैं। वैसे देखा जाए तो छायावाद के अंत तक भी तमाम कवि जो हैं वो युगांत सुमित्रानंदन पंत लिख रहे थे और तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं, यथार्थवादी कविताएं आने लग गई थी। पूंजीपतियों का विरोध, कुकुरमुत्ता जैसी रचनाओं में हमको निराला के यहाँ भी देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद इन कवियों में जो है प्रगतिशील कवियों में वो और पुष्ट होती है। पंत, निराला की मैंने चर्चा की। मुक्तिबोध की रचनाओं में भी ये चीज़ बाद में देखने को मिलती है। जो उदय प्रकाश हैं, अरुण कमल हैं, राजेश जोशी हैं, विनोद कुमार शुक्ला भी लिख रहे हैं, मंगलेश डबरा, लीलाधर जगूड़ी, एकांत श्रीवास्तव की रचनाओं में अभी जो नव प्रगतिशील है या जो आज के संदर्भ में जो समाज में व्याप्त विसंगतियां हैं, समाज को नई दिशा देने का काम यह कवि भी बराबर कर रहे हैं। तो जैसा 36 के आसपास से उसके पहले प्रेमचंद की कहानियों जो चीज़ें मिलती हैं वही चीज़ें बाद में मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव से प्रगतिशील कविता में 1936 से 1943 तक और उसके बाद भी लगातार
हमको देखने को मिलती हैं। तो ये एक हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी काव्य में एक विचारधारा रही, जिसमें पूंजीपतियों का विरोध है, शोषण का चित्रण है, लोक से जुड़ाव है, और लोक में जो व्याप्त मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके संघर्ष को यहाँ पर साहित्य में स्थान मिलता है। वो पात्र बनते हैं, और उन पात्र जो है यहाँ पर कोई आख्यान के या कोई पुराण के या कोई ऐसे पात्र, मिथकीय पात्र स्थान नहीं पाते हैं, वरन जो आम जन के बीच के जो लोग हैं उनको पात्र बना करके भी बातें कही गई हैं। अब हम बात करें थोड़ा सा त्रिलोचन शास्त्री जी के व्यक्तित्व की, तो त्रिलोचन शास्त्री जी का जो वास्तविक नाम है वो वासुदेव सिंह हैं, और बाद में ये त्रिलोचन शास्त्री के नाम से काव्य में जाने जाते हैं। 20 अगस्त 1917 को इनका जन्म हुआ, और ये चिरानी पट्टी त्रिलोचन के नाम से भी अब जानी जा रही है। तो चिरानी पट्टी तहसील कादीपुर और सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जहाँ पर त्रिलोचन शास्त्री जी का जन्म हुआ, और लंबी उम्र इन्होंने पाई, लगभग 90 वर्ष तक ये भी जीवित रहे। और इसके बाद 9 दिसंबर 2007 को इनका देहावसान हुआ। इतनी ही उम्र केदारनाथ अग्रवाल ने भी पाई थी, वह भी लगभग 90 वर्ष की आयु में गुजरे। तो ये त्रिलोचन का जो काव्य है वो 4 पीढ़ियों तक लंबा है, अर्थात वो अगर 30 से रचना शुरू करते हैं तो 2007 तक मिलते हैं। इस दौरान कई पीढ़ियां काव्य लेखन में सक्रिय रहीं। त्रिलोचन की जो बचपन है वो, उसमें जो प्राइमरी शिक्षा है वो तो गांव पर ही हुई। माताजी बहुत इनके पक्ष में नहीं रहती थी कि त्रिलोचन पढ़े, वो चाहती थी कि बेटा किसान बने, लेकिन दादी इनके पक्ष में रहीं, और दादी चाहती थी कि त्रिलोचन पढ़ें। इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद मुरादाबाद उनको भेजा, वहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद फिर बनारस रहे, और बनारस से उन्होंने पढ़ाई की। एमए प्रीवियस भी उन्होंने अंग्रेजी से किया बीए के बाद, और लगातार संघर्ष भी इनका चलता रहा आजीविका के लिए। पत्रकारिता से जुड़े कई समाचार पत्रों में भ्रमण करते हुए उन्होंने काम किया, संघर्ष किया। बाद में बृहद हिंदी कोश का जब निर्माण हुआ तो ज्ञान मंडल प्रकाशन से ये बनारस में जुड़े रहे। इसके बाद अंग्रेजी के प्रवक्ता के तौर पर भी उन्होंने कुछ दिन काम किया था। महत्वपूर्ण कार्य इनका जो एक है वो है 1984 से 1990 तक, जब ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में मुक्तिबोध सृजन पीठ के निदेशक अध्यक्ष पद पर इन्होंने काम किया। 1991 में ये पोएट इन कैंपस का एक महत्वपूर्ण उस दौरान काम किया, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ये उन्होंने 1 साल वहाँ तक काम किया। इनकी रचनाएं तो प्रगतिशील शुरू से ही थी, प्रगतिवादी थी। धरती 1945 में संग्रह के नाम पर थोड़ा सा विलंब से आया, क्योंकि अगर हम युगधारा की बात करें या युग की गंगा की बात करें तो ये 36-37 में प्रकाशित होती हैं, जो नागार्जुन और केदार की हैं। लेकिन इनकी जो रचना है धरती, वो 1945 में आई। लेकिन रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में बराबर इनकी छपती रही। गुलाब और गेहूं और बुलबुल इनकी एक रचना है। दिगंत एक रचना है। ताप के ताए हुए दिन इनकी बड़ी फेमस रचना है, जिस पर 1980 में इनको साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार मिला। अनकहनी, कुछ भी कहनी है एक रचना है। तुम्हें सौंपता हूँ एक रचना है। उस जनपद का कवि हूँ, बहुत ही प्रचलित और पॉपुलर लोकप्रिय काव्य संग्रह रहा। अर्घान फूल नाम है एक, ये सानेट का संग्रह है, 1985 में यह भी आया। सबका अपना सपना, इसके अलावा चैती, एक अमोला, जीने की कला, इनकी काव्य रचनाएं हैं। कहानी देश काल एक संग्रह है, जो कहानियों का संग्रह, इसमें इनकी कहानियां संकलित हैं। तमाम पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने संपादन का काम किया। विशेष अगर हम बात करें तो हंस के संपादक रहे, और प्रभाकर के भी संपादक त्रिलोचन शास्त्री रहे हैं।
लेखन के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मैथिली शरण गुप्त सम्मान इन्हें मिला, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भी इनको साहित्य रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया, भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय सम्मान मिला, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का भी सम्मान त्रिलोचन शास्त्री जी को मिला था। अब हम त्रिलोचन शास्त्री जी की काव्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें कि लेखन में जो इनका काव्य है उसमें क्या विशिष्टताएं हैं। तो त्रिलोचन का जो काव्य है वो प्रगतिवादी चिंतन का सशक्त प्रमाण है कि इन्होंने उस चिंतन को अनुभव किया और उस अनुभव के आधार पर इन्होंने जो अपनी रचनाएं की हैं। तो ये जो चेतना है, प्रगतिवाद की जो चेतना है, उसमें से युवाओं को जोड़ना, लोक जन को उसके माध्यम से अभिव्यक्ति देना त्रिलोचन के काव्य की विशेषता रही है। इसीलिए शायद इन्हें छोटा निराला भी कहा, अवध का आधुनिक जायसी जैसी उपाधियां भी लोगों ने इनको दी हैं। ये बड़ी सुंदर कविताएं हैं जो लोक से जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक कविता देखिए, उठ किसान ओ बादल घिर आए हैं, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं, यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई, फिर वे परदेशी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं, उठ किसान ओ बादल घिर आए हैं। तो ये जो त्रिलोचन की कविताएं हैं लगभग वैसी ही कविताएं हैं, लेकिन लोक से संपृक्त, लोक से जुड़ी हुई कविताएं हैं। त्रिलोचन की कविताओं में तमाम चरित्र ऐसे गढ़े गए हैं जो उस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। आप उनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि नगई महारा या फेरू, अमरेघु, मंगल, निरहु, चंपा, सोना, शकुनी, सुकनी, भुरई केवट, शिवटहल चाचा आदि ये चरित्र मात्र नहीं है बल्कि समाज के जीवंत प्रतीक हैं, और इनका जीवन संघर्षमय और कठिन जीवन है। लेकिन त्रिलोचन अपने एक संग्रह में दिगंत में वो लिखते हैं कि ध्वनि ग्राहक हूं मैं, समाज में उठने वाली ध्वनियों को पकड़ लिया करता हूं। इसलिए समाज में उठने वाली जो ध्वनियां हैं वो कहाँ से आती हैं? अपने आस पास से आती हैं। उन आसपास के जीवन का चित्रण करते हैं। चिरानी पट्टी अपने गांव को नहीं भूलते हैं। मैं उस जनपद का कवि हूं, मैं वो चित्रित करते हैं। मैं उस जनपद का कवि हूं जो भूखा दूखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता, कैसी होती है क्या है वह नहीं मानता, कविता कुछ भी दे सकती है, कब सूखा है उसके जीवन का सोता। कष्ट यातना उनके जीवन का सच है, और इस सच को तमाम विषम परिस्थितियों में भी त्रिलोचन अभिव्यक्त देने का काम करते हैं। वो इससे पीछे नहीं हटते हैं। मुक्तिबोध ने भी लगभग यही बात मध्यवर्ग के लिए और समाज को देख करके कही थी कि पिस गया दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। या जब निराला कहते हैं राम की शक्ति पूजा में, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। तो वह भी शांत होते हैं, चिंतन करते हैं, समाज का चिंतन करते हैं और अन्याय को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। त्रिलोचन भी इसी चीज को, दुख को उनके व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि दुख के वाणों से विधा हृदय जिसका हो, वह सुख को क्या समझ सकेगा, उसका सुख तो एक कल्पना, सारहीन है दृग सम्मुख तो, एक अपरिचित विश्व पड़ा है वह किसका हो। तो अभावग्रस्त लोकजन की आवाज जो है वो त्रिलोचन बनते हैं। जो रूढ़िग्रस्त अज्ञान अभाव से ग्रस्त समाज है उसकी प्रगति की चिंता है, वह उनकी वाणी को भाषा देने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि लड़ता हुआ समाज नई आशा अभिलाषा, नए चित्र के साथ नई देता हूँ भाषा। वो इसमें कहते हैं उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति प्रगतिशील कविता को तो विशेषता है ही, तो वो त्रिलोचन के काव्य में भी
देखने को मिलती है। जब भी कोई सरकारी योजनाएं आती हैं तो उनका जो अधिकांश लाभ है उस समय में उस व्यक्ति को नीचे वर्ग, निम्न वर्ग तक या अंतिम जन तक नहीं पहुंच पाता था। इस पर उनका एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण देखिए कितना सुंदर है। झूरी बोली बाढ़ क्या आई, लीलने अन्न को सुरसा आई, अब श्रीनाथ तिवारी का घर पक्का बन जाने की सुविधा आई। ये गुलाब और बुलबुल में उन्होंने इस तरह की बात कही है। तो प्रगतिवादी कवि आशान्वित हैं। वह सर्वहारा वर्ग के श्रम संघर्ष को नई ऊर्जा देने का काम करते हैं और नए समाज के नवनिर्माण हेतु संकल्प होते हैं। जिस प्रकार अन्य कविताओं में कहा गया है कि जल्दी टाट बिछाओ, इसी प्रकार ये जो त्रिलोचन की कविता है उसमें भी आप देखिए, बिगुल बजाओ और बढ़ चलो, यह सम्मुख मैदान पड़ा है, मानवता के मुक्ति दूत तुम, कौन तुम्हारे साथ अड़ा है, यह संघर्ष काल आया है, आई जय यात्रा की वेला। तो त्रिलोचन उसके समाज के नवनिर्माण के लिए बात करते हैं और उनकी आवाज बनते हैं। वे अवध नहीं भूलते हैं, चिरानी पट्टी नहीं भूलते हैं, लोक परंपरा की सूंधी महक उनकी रचनाओं में विद्यमान है। खेत खलिहान, हवा, फसलें, पेड़, पक्षी, फूल, तालाब, पगडंडी और प्राकृतिक परिवेश उस लोक कवि को लुभाता है जो अवध में है। इसलिए उनकी कविताएं प्रकृति चेतना को व्यक्त करती हैं और एक समाज और प्रकृति का साहचर्य स्थापित करने का काम वो करती हैं। बड़ी सुंदर उनकी कविता है। दादुर मोर पपीहे बोले, धरती ने सोंधे स्वर खोले, मौन समीर तरंगित होले, यह दिन फिर आए, ताप गया पुरवा लहराई, दल के दल घन लेकर आई, जगी वनस्पतियां मुरझाई, जलधर तिर आए, बादल घिर आए। तो त्रिलोचन सानेट भी लिखते हैं, समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना चाहते हैं, एक आशा और उल्लास उजास के बड़े कवि हैं। श्रमिक मजदूर संघर्ष के जीवन स्तर को सुधारने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रतिबद्ध हैं और यही इनके काव्य को विशिष्ट बनाता है। मुझे उम्मीद है कि द्रुत पाठ के अंतर्गत संक्षेप में आपने त्रिलोचन को, उनकी रचनाओं को इस व्याख्यान के माध्यम से जान समझ सकेंगे। धन्यवाद।